सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर। साथियों, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं चित्रकला व्याख्याता के सिलेबस को। अच्छी खासी संख्या में भर्ती निकली हैं, लगभग 180 पोस्टें हैं। और जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिए है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती कई सालों से आई है। और मैं आपके सामने इसका नया जो सिलेबस आया है, कल ही आया है, तो उसको आपके सामने हिंदी में लेकर आया हूँ। साइट पर आपको इंग्लिश में मिलेगा। अब आप इसको हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या टॉपिक है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। यही आप इस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। दिक्कत ये होती है विद्यार्थियों की कि सिलेबस को ढंग से समझ नहीं पाते, इस वजह से वो क्या है, अपने पेपर में फंस जाते हैं। चलो पढ़ चलते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है उच्चतर माध्यमिक स्तर। उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी 12वीं तक का लेवल का पेपर होगा। कहाँ तक? भाग 1। इस पेपर के 4 भाग है। टोटल 4 भाग है, जिसमें 3 भाग के अंदर तो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। 3 भाग में आपका सब्जेक्ट मेंशन है और 1 भाग के अंदर साइकोलॉजी है। 1 भाग में साइकोलॉजी दी हुई है। तो इन तीनों भागों को अलग अलग डिपार्ट में बांटा हुआ है। तो पहला भाग जो हमारा है किस प्रकार है, देखिए। पहला कहता है उच्चतर माध्यमिक, यानी 12वीं तक का जो लेवल होता है। जिस प्रकार 11वीं 12वीं की किताबें हैं, अगर केवल आप उन्हीं किताबों में जो ये सिलेबस आप पढ़ लोगे तो आपके लिए काफ़ी है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस भाग के लिए, केवल पहले भाग के लिए। चलो बताता हूँ पहले भाग में क्या क्या मैटर है। पहले कला का ज्ञान और उसका विकास, यानी कला और शिल्प पर प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेषकर चित्रकला व मूर्तिकला। चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित जितने भारतीय प्राचीन साहित्य है, ग्रंथ है, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद कला का प्रकृति, समाज, धर्म के साथ क्या संबंध रहा है, यानी कला का अर्थ वगैरह यहाँ पर जानना है। कला का क्या महत्व है, समाज में कला की क्या उपयोगिता है, और धर्म के बारे में कला के साथ में क्या योगदान रहा है, इन बातों को आपको देखना है। फिर आपको कला के तत्व, कला के सिद्धांत देखने हैं। भारतीय और पश्चिमी अवधारणा, यानी कुछ भारतीय विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा है, और पश्चिमी जो विद्वान हैं उन्होंने भारतीय कला के बारे में या कला के बारे में उनकी क्या अवधारणाएं हैं, क्या विचारधाराएं हैं, यानी कला की जो परिभाषाएं हैं उनसे संबंधित आपको यहाँ पर देखना है। फिर कला में चित्रकला और प्रतिपादन, यहाँ पर ड्राइंग और रेंडरिंग से संबंधित प्रश्न हैं। प्रतिपादन का मतलब यहाँ पर रेंडरिंग है। रेंडरिंग जैसे आप किसी चित्र को बनाते हैं तो आपने जब आप बीए करते हो तो उसमें रेंडरिंग होती है, यानी किसी वस्तु को सरल आकार में प्रस्तुत करना। तो हमने जैसे बोतल को काट कर, आदमी वगैरह चेहरे काट कर, तोड़ फोड़ करके अलग अलग जो आकार के अंदर चित्र बनाते हैं, यानी किसी भी चित्र को इतने आसानी से रूप में प्रस्तुत करना है। उसमें अनुपात वगैरह नहीं देखना, बिल्कुल रियलिस्टिक की तरफ नहीं जाना, जैसा बनता है वैसा बना दो। वस्तु को, चेहरे को, फिगर को जितना आसानी से बना सकते हो आसानी से बना दो, वो होता है रेंडरिंग। यानी उसका जो रूल वगैरह नियम है, क्या कुछ कहता है, उनसे संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न के आएंगे। उसके बाद है राजस्थान की लोक कलाएँ और शिल्प, विशेषकर फड़, कावड़, कठपुतली, टेराकोटा और मांडना। ये तो जो 5 हैं, इनके बारे में आपको पूरा अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए, जितना 12वीं के सिलेबस के अनुसार है। यानी जब फड़ है तो फड़ के बारे में पता होना चाहिए कि फड़ किस देवता की होती है, फड़ कहाँ चित्रित की जाती है, फड़ के ऊपर कौन से रंग इस्तेमाल होते हैं, कावड़ क्या है, कहाँ की कावड़ प्रसिद्ध है, कावड़ किससे बनती है, कठपुतली कहाँ की फेमस है, टेराकोटा कहाँ बनती है, मांडना कहाँ बनते हैं, मांडना में कौन से रंगों का इस्तेमाल होता है, मांडला किस धरातल पर मांडना बनते हैं। यानी इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो अगर इतना पता होगा तो आपके लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको गहराई में नहीं घुसना, बस मोटी मोटी 5-7 बातें इनके बारे में होती है, वो पता है तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने दे रखा है स्पष्ट उच्चतर माध्यमिक स्तर, इसको देख के चलना है तैयारी। अब मुझे पता है बच्चे बहुत पढ़ते हैं, इतने गहराई में चले जाते हैं कि उनके ऊपर के प्रश्न छूट जाते हैं गहराई के चक्कर में। तो पहले अपना बेसिक क्लियर कर लो,
मेरा यही मानना है कि पहले बेसिक क्लियर कर लो, जब अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाता है तब हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद में इसी टॉपिक के अंदर आपका नीली मिट्टी के बर्तन यानी ब्लू पोट्री और पारंपरिक जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर चित्रकला के जो माध्यम उपकरण और तकनीक, चित्रण माध्यम और तकनीक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये स्तर आपका उच्च माध्यमिक का यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर के प्रश्न होंगे। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय चित्रकला, प्रागैतिहासिक से लेकर कंपनी शैली तक। ये भी आपका सेकेंडरी लेवल का है, ये भी सेकेंडरी लेवल का है। बहुत बड़ा सिलेबस, गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ भी सेकेंडरी लेवल तक ही पढ़ना है जितना आपकी 11वीं 12वीं किताबों में मिले। यानी प्रागैतिहासिक, प्रारंभिक बौद्ध कला, पाल शैली और जैन शैली जिसको अपभ्रंश शैली भी कहते हैं, भारतीय लघुचित्र शैली जैसे मुगल है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और दक्खनी है, इन शैलियों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा है उनके बारे में पढ़ना है। तो ये जो ये टॉपिक है ये भी सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। इसके साथ में एक तीसरा टॉपिक आता है आपका तीसरा टॉपिक है भारतीय पुनर्जागरण से आधुनिक युग तक। तो भारतीय पुनर्जागरण से आधुनिक युग तक यहाँ पर बंगाल शैली और उनके कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, A.R. रहमान, असित कुमार हलदर, शारदा चरण उकील, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, यानी ये मुख्यतः आपके कलाकार हैं। इनको पढ़ना है, ज़्यादा और आगे घुसने की जरूरत नहीं है। पहले तो इन्होंने ये कहा है, यही बात इन्होंने बोली है पुनर्जागरण से आधुनिक काल तक। फिर भारत में आधुनिकतावाद, कलात्मक समूह है और उनके कलाकार, यानी जो कलकत्ता, ये जो ग्रुप आगे कलकत्ता समूह है, कलकत्ता ग्रुप, प्रगतिशील कलाकार ग्रुप, नहीं बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो बॉम्बे का है वो, दिल्ली शिल्पी चक्र, चोल मंडल और ग्रुप 1890 का जैसों में, इनसे संबंधित प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये जो देखो उपस्नातक आ गया, यहाँ ऊपर जितना भी यहाँ तक का मैटर पड़ा है ये आपका 12वीं क्लास तक की जो किताबों में जो मैटर मिलता है, इन सभी टॉपिक्स के लिए आप 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ लें, अच्छे से उनको पढ़ लें, वो आपके लिए काफ़ी रहेगी। हाँ, अगर मान लो कोई ग्रुप वगैरह उसके अंदर नहीं मिलता है तो वो बाहर से आप अन्य किताब से पढ़ेंगे, लेकिन इतना अगर 11वीं 12वीं के मैटर में अगर मिल रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। ये बात मैं दोहरा रहा हूँ आपके लिए फिर से। आगे आ रहा है टॉपिक स्नातक स्तर। स्नातक स्तर कहता है वह थोड़ा सा लेवल अब यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा। और बड़े लेवल में थोड़े से गहराई से पढ़ना है। किस किस को पढ़ना है गहराई से? भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ना है गहराई से। सांची, भरहुत, अमरावती, कारले, बाजा व मथुरा और गांधार है। एलोरा, एलिफेंटा बाग, बादामी, महाबलीपुरम, उदयगिरी, देवगढ़, कोणार्क, खजुराहो और मीनाक्षी मंदिर, इनको आपको थोड़ी सी और गहराई के साथ में पढ़ना है। जितना मैटर आपको 11वीं 12वीं में मिला है उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। स्नातक स्तर पूछा, यानी आपका जो ग्रेजुएशन का लेवल होता है उस लेवल के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। कई बार आप देखते हैं ना कि आप कंफ्यूज रहते हो, सर बहुत थोड़ा प्रश्न डीप पूछ लिए गए। वो डीप उन्होंने दे रखा है मैटर, उसके अनुसार पूछेंगे। जो ऊपर मैटर दे रखा है 12वीं तक लेवल का, वो वहीं से नॉर्मल प्रश्न पूछेंगे। यहाँ से थोड़ा टफ होता जाएगा, यानी उन्होंने दे दिया कि ये स्नातक स्तर का है, थोड़ा हम गहराई में यहाँ से जाएंगे, इन टॉपिक्स में गहराई में जाएंगे, तो इनको थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी टॉपिक के अंदर साथ में गहराई से पढ़ने का मैटर आपका है राजस्थान के मंदिर, वास्तुकला एवं मूर्तिकला। वो पहले भारत के मंदिर वास्तुकला थे, ये राजस्थान के मंदिर और वास्तुकला है। इनके प्रश्नों को आपको देखना है। तो एक आपका हर्षनाथ सीकर का मंदिर, किराड़ू बाड़मेर का मंदिर, ओसियां जोधपुर का मंदिर, बड़ौली कोटा, दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही के अंदर है, रणकपुर का मंदिर पाली का, आभनेरी दौसा के अंदर है, अंबिका माता जगत का है, एकलिंगनाथ और सहस्त्रबहुल नागदा उदयपुर के। ये जो मंदिर है इनके बारे में आपको गहराई से पढ़ना है। स्पेशल मंदिरों के नाम दे रखे हैं, तो इनसे ज़्यादा बाहर मंदिर मत ढूंढना आप कहीं, लेकिन ये जो मंदिर है जो नाम दे रखे हैं इनके बारे में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हर्षनाथ मंदिर सीकर का है,
ये किसको समर्पित है, किस सन में बना हुआ है, यहाँ पर किस किस की मूर्तियाँ मिली है, और यहाँ पर इसका निर्माण किसने करवाया है, अगर इसका पुनर्निर्माण हुआ तो वह किसने करवाया है, किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे किराड़ू का मंदिर है, रणकपुर का मंदिर है, या दिलवाड़ा का मंदिर है, तो किस पत्थर से बना है, निर्माण किसने करवाया था, किस किस के इसके अंदर मूर्तियाँ लगी हुई है, किस सन में बना था, उस समय वहाँ का शासक कौन था। यानी इन चीज़ों, इन मंदिरों के बारे में आपको डिटेल पूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल आ गया, आपका स्नातक स्तर आ गया, तो प्रश्न थोड़े गहराई में जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब चलते हैं आगे। भारत के प्रमुख कलाकार, ये भारत के ऊपर जो कलाकार दिए थे वो थे आपके 12वीं तक के लेवल के, यानी थोड़े प्रश्न ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, उनके लिए ठीक ठीक पढ़ना है। ये जो भारत के कलाकार है, यहाँ थोड़ा और गहराई में प्रश्न इनसे पूछ सकते हैं, जिसमें के हेबर है, NS बेंद्रे है, जे स्वामीनाथन, के सुब्रमण्यम, अकबर पदमसी, गणेश पायन, तैयब मेहता, जोगेन चौधरी, GR संतोष, रामेश्वर ब्रूटा, विमान सुंदरम, अनुपम सूद, सोमनाथ होर, भूपेन खक्कर, राम कुमार, कृष्ण खन्ना, ए रामचंद्र, अंजलि ईला मेनन, अर्पणा कौर, गोगी सरोजपाल। ये कलाकार सारे के सारे आपको पूछे जाएंगे किस लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के। ये आपके स्नातक स्तर के पूछे जाने हैं, तो थोड़ा सा इनको ठीक से पढ़ लें। उसके बाद आपके सामने फिर प्रश्न आते हैं भारत के कुछ मूर्तिकार हैं। भारत के मूर्तिकार जिनमें DP राय चौधरी, शंखो चौधरी, धनराज भगत, रामकिकर बेंच, चिंतामणिकर, मृणालिनी मुखर्जी, गोपीचंद्र मिश्र, प्रदोष दास गुप्ता, RV सुतार, नंदल गोपाल और नागजी पटेल। इन मूर्तिकारों को आपको और डिटेल से पढ़ना है। इसके साथ में राजस्थान के प्रमुख कलाकार हैं, उनको भी आपको देखना है, जिसके अंदर रामगोपाल विजयवर्गीय, भवानी चरण गोई, भूर सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, देवकीनंदन शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, परमानंद चौयर, द्वारिका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, रामेश्वर सिंह, ज्योति स्वरूप, अर्जुन प्रजापत, उषा रानी हुजा। इन सभी के बारे में आपको फिर से अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। लेकिन जितना 11वीं 12वीं की किताब अगर खोल के देखोगे तो वहाँ पर ये राजस्थानी चित्रकार कलाकार आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ इनके बारे में काफ़ी मैटर, इनके चित्र दिए हुए हैं। यानी जब किसी कलाकार को पढ़ो तो कलाकार का नाम, उसका जन्म, उनको कुछ पुरस्कार मिले हैं वो, उनकी उपाधियाँ, उनके प्रमुख चित्रकार, उनका प्रमुख माध्यम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यानी किस चित्रकार ने किस माध्यम में अधिकतम काम किया है, वह किस विद्यालय में पढ़ा है, किस कला विद्यालय का प्रोफेसर या प्राचार्य रहे तो उनके बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने किस प्रकार के चित्र बनाए हैं, किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया है, उनकी तकनीक क्या रही है, ये आपको कलाकारों के बारे में पता होना चाहिए। कलाकारों को उपाधियाँ मिली हैं, कुछ सम्मान मिला है, तो वो आपको पता होना ही चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आते हैं। 1-2 प्रश्न तो कलाकारों के सम्मान से संबंधित आ जाते हैं, 1-2 प्रश्न उनके जन्म यानी का निधन से संबंधित आ जाता है, एक आधा उनके कॉलेज से संबंधित आ जाता है कि किस कलाकार ने कहाँ से पढ़ाई की है, या कौन सा कलाकार कहाँ का शिक्षक रहा है या कहाँ का प्राचार्य रहा है। तो ये प्रश्न इनके आ जाते हैं, तो इनको आपको पढ़ना है थोड़ा अच्छे से। अब आता है आपका स्नातकोत्तर स्तर, यानी अब आपको MA लेवल का जो है स्नातकोत्तर स्तर आ गया आपका PG, यानी PG लेवल के जो प्रश्न हैं, यानी गहराई जब जिसकी बात करते हो और गहराई में जब जाना है तब आपको इनको पढ़ना है। यानी आपको भारतीय सौंदर्य शास्त्र पढ़ना है, रस सिद्धांत स्पेशल भरत मुनि से अभिनव गुप्त तक, भरत मुनि से लेकर अभिनव गुप्त तक जितने भी सौंदर्य शास्त्री हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। रस सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न थोड़े डीपली पूछे जा सकते हैं, हो सकता है प्रश्न ऊपर से उठा ले, लेकिन इनका मतलब इन्होंने पहले बता दिया है कि स्नातकोत्तर स्तर यानी PG लेवल, MA लेवल के प्रश्न हम आपसे यहाँ से पूछेंगे। यानी अब जिस प्रकार आप आगे बढ़ोगे तो आपका मैटर थोड़ा गहराई में जाता जाएगा। उसके बाद आपका है पश्चिमी कला। पश्चिमी कला के अंदर आपको मिस्र की कला पढ़नी है, यूनानी कला पढ़नी है, बाइजेंटाइन है और गोथिक कला है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पुनर्जागरण काल है और उनके कलाकार जैसे मसाचियो, सांद्रो बोत्तिचेली, लियोनार्डो दा विंची और राफेल, टिशियन, टिंटोरेटो और एल ग्रीको, इनके बारे में पता होना चाहिए। यानी इन चित्रकार जितने कलाकारों के नाम दे रखे हैं आप बस उतना ही पढ़ लो, औरों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पुनर्जागरण काल के अंदर बहुत सारे कलाकार होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे नहीं पढ़ने, केवल ये 5-7 नाम दिए हैं उनको देख लो।
तो आपके काफ़ी पर्सन ठीक हो जाएंगे। बारोक कला, उनके कलाकार जैसे करावेजियो आपका नीलोकिस पोशिन, पीटर पाल रूबेंस और रेब्रांट, इनके बारे में पढ़ लो, बस काफ़ी रहेगा आपके लिए। फिर आती है पश्चिमी आधुनिक कला। पश्चिमी आधुनिक कला के अंदर रोमांसवाद से यथार्थवाद, रोमांसवाद और यथार्थवाद और उनके कलाकार जैसे गोया, जेरिकोल्ट, देलाक्रा, टर्नर, दोमिया और कोर्टवेट। ये कोर्टवेट से देखना पड़ेगा किस कलाकार का नाम है। ये कोर्टवेट नाम की कुर्बे है, गुस्ताव कुर्बे जो आप पढ़ते हो, कुर्बे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रभाववाद पढ़ना है आपको, जैसे उसके कलाकार माने, मोने, सिसली, पिशारो और देगा, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उत्तर प्रभाववाद पढ़ना है आपको, वान गोग, पाल गोगिन, सेजान। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, नव प्रभाववाद नहीं दिया है, तो नव प्रभाव के अंदर आपको नहीं घुसना है। प्रभाववाद दिया है, उत्तर प्रभाववाद दिया, उसके बाद फाववाद पर आगे फाववाद पढ़ना है और उनके कलाकार हेनरी माथिस को पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं जाना आपको आगे। उसके बाद पढ़ना है आपको घनवाद को। घनवाद के अंदर पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक और जॉन ग्रीस, इन तीनों को ही पढ़ना है। अभिव्यक्तिवाद के अंदर एडवर्ड मुक, किचनर, कैंडांस्की और जॉन फ्रांज मार्क तक के आपको पढ़ने हैं। दादावाद और अति यथार्थवाद के अंदर आपको पढ़ना है मार्सेल जुन्सा और साल्वाडोर डोले, इनको पढ़ना है। इनके बाद में आपका अमूर्त अभिव्यक्तिवाद है, उनके प्रमुख कलाकार है जैसे पॉल कली, जॉन मीरो, जैक्सन पोलाक, मार्क रोथको और फ्रांज क्लाइन, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये आपके 3 भाग हो गए आपके सब्जेक्ट के। 3 भाग किसके हो गए? सब्जेक्ट के हो गए, जिनका स्तर आपको फिर से बता दूं, माध्यमिक, स्नातक और पीजी, 3 लेवल हो गया। सीनियर सेकेंडरी, स्नातक आपका, फिर आपका आ गया ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, बढ़ते क्रम में जाएगा, गहराई के साथ जाएगा। तो ऊपर के जो टॉपिक दे रखे हैं उनको ठीक ठीक पढ़ लें, फिर और गहराई से ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चौथा पार्ट आपका है शिक्षण शास्त्र से संबंधित, यानी जो आपकी साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है इसको आप कोर्स से देख लें, ये लगभग इतने टॉपिक हैं इसके अंदर दे रखे हैं। फिर आपको ये परीक्षा पेपर किस प्रकार का रहेगा एक बार देख लें कि यह प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे होगी, 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र के अंदर 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होने हैं। ध्यान रखें, 300 अंक है, 150 प्रश्न, 150 प्रश्न है, टाइम 3 घंटे है। 3 आवर्स 3 घंटे और 300 अंक, यानी हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 आपकी मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। यानी यूँ समझ लो कि आपके 3 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न उड़ जाएगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, यानी संबंधित विषय ज्ञान आपको उच्च माध्यमिक स्तर, विषय ज्ञान स्नातक स्तर, विषय ज्ञान स्नातकोत्तर स्तर, यानी तीनों स्तर का ज्ञान आपको होना चाहिए। चौथा आपका शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार आपका पेपर है। ये आपका अगर पूरा सिलेबस चाहिए तो जैसे मेरा ये नाम है श्री आर्ट एजुकेशन के नाम से आप टेलीग्राम का सर्च मारोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसको पूरे PDF वहाँ सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जितना भारतीय चित्रकला का है, स्थापत्य कला को छोड़कर चित्रकला, आधुनिक कला, चित्रकार जो है सब मैंने करवा रखे हैं। और मेरा और इरादा है कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा, सरकारी सेवा में हूँ, फिलहाल BLO भी बना हुआ हूँ, तो काफ़ी सारे सरकार ने काम ऊपर सौंप रखे हैं, तो मैं उन्हें कार्य में बिजी हूँ। मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए पहले की तरह निःशुल्क कक्षाएँ लेकर आऊँगा।
जितना सिलेबस रहता है मैं उसको पूरा करवाऊँगा समय के साथ। जिस लेवल की ज़रूरत है उसी प्रकार मैं कोशिश रहेगी शुरुआत से लेकर भारतीय कला की जो शुरुआत होती है वहाँ से लेकर पश्चिम और सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं आपके, वह आपके करवाऊँगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देखें, शायद आपने ध्यान ना दी हो, सिर्फ सौंदर्य शास्त्र के अंदर भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, ये आपके लिए अच्छी बात है। केवल पढ़ना है आपको किसका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र पढ़ना है। पश्चिम का सौंदर्य शास्त्र यहाँ पर बिल्कुल नहीं पूछा गया है, तो आपके लिए और थोड़ा आसान हो गया मैं सिलेबस कि आपको वेस्टर्न का सौंदर्य शास्त्र नहीं पढ़ना, केवल आपको इंडियन सौंदर्य शास्त्र पढ़ना है। तो ये कुछ हद तक आपके लिए थोड़ा बोझ कम हुआ है। तो अगर रणनीतिक बनाकर आगे आप शुरू कर दो, अभी जैसे पेपर का टाइम उन्होंने अप्रैल मई जून का आगे दे रखा है, तो 8-9 महीने अभी आपके हाथ में हैं। रणनीति बनाओगे तो अच्छे से आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट पेपर पास करना अनिवार्य है, सबको पता होगा। अगर आपके इसी पेपर पर आप ज़्यादा जोर देंगे और फर्स्ट पेपर को आप कम टाइम देगो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फर्स्ट पेपर पास करना आपका अनिवार्य है, उस पर फोकस करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अपना ड्राइंग सब्जेक्ट ऐसा है कि दिन में 3 घंटे अगर डेली आप इसको दे रहे हो तो आप इसको आराम से पास कर सकते हो। बाकी अगर एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो या 12 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आपके पास टाइम 12 घंटे पढ़ने का दिन में टाइम है तो 12 घंटों में 4 घंटे इसको दे लो, बाकी 8 घंटे आप फर्स्ट पेपर के लिए रखो, अगर मेरी मानोगे तो। क्योंकि वह आपको पास करने के लिए ज़रूरी है, और वह जब तक पास नहीं होगा आपको इसके अंदर, आप चाहे नेट क्वालिफाई क्यों ना कर लो, उसका फर्स्ट ग्रेड नहीं बन सकते, क्योंकि उसका फर्स्ट पेपर पास करना ज़रूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, कहते सर हमारे 150 में से 120, 130, 140% सही हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट में जो हमारे जो 30-35% सही करने होते हैं वो ही नहीं हो पाते। 75 में से लगभग आपको 30-32% सबको सही करने होते हैं। अगर आप टारगेट लेके चलोगे 75 में से आपको अगर 50% को टारगेट लेके चलोगे कि 75 में से हम 50 नंबर लेके 50 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं, तब आपके 35-40 पर जाकर ठीक होंगे और आप अच्छा स्कोर हो जाएगा, आप बढ़त भी ले लोगे और कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस सब्जेक्ट को आप फिर बिना रिस्क लिए पास कर सकते हो। अगर इस भर्ती से संबंधित किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी है, और टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए और अपलोड करता रहूँगा। मेरी जितनी भी क्लासेस आएगी निःशुल्क रहेगी, मैं कोई किसी प्रकार का पेड कोर्स नहीं चलाता। तो आपको टाइम है, जहाँ से अच्छा लगे पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।